में जुड़े हैं। मेरा नाम चिराग है एंड आई एम पार्ट ऑफ दिस फैंटास्टिक इंस्टीट्यूशन जिसका नाम डिवाइन ग्रुप है। बेसिकली हमारे 4 अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स हैं। वी आर पुट अप इन चंडीगढ़ एंड वी आर पुट अप इन रांची, झारखंड में, जहां हम स्टूडेंट्स को अलग-अलग सेंट्रल और स्टेट लेवल के गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयार करते हैं। जैसे आपका फॉर एग्जांपल एक हमारा डिवाइन आईएएस एकेडमी है जिसका रिसेंटली अभी मंडे को वेबिनार हुआ था और शायद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वहां पे भी ज्वाइन किया था, जहां पे हम यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज की के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। दूसरा है वेदांता इंस्टीट्यूट, जहां पे हम जो सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जैसे बैंक के हो गए, आपके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के हो गए, आईबी के हो गए, डिफेंस के हो गए, उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। देन वी हैव वन फॉर जुडिशियल सर्विसेज, जहां पे जो स्टूडेंट लॉ ग्रेजुएट है, जिसने लॉ किया है, वकालत की पढ़ाई की है, जो सिविल जज का एग्जाम होता है उसके लिए तैयार करते हैं। एंड वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन द इंटायर नॉर्थ इंडिया। और फोर्थ वन इज डिवाइन क्लास स्टडी, जहां पे हम जो लॉ एंट्रेंस होते हैं उसके लिए स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं। सो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो जो सिविल सर्विसेज की अगर हम बात करें, वी हैव गिवन मोर देन 100+ सिलेक्शंस, चाहे वो आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस हैं, रेवेन्यू में है, फॉरेन सर्विसेज में है। और अगर सबऑर्डिनेट एग्जाम्स की बात करें तो वी हैव गिवन मोर देन थाउजेंड्स ऑफ सिलेक्शंस। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट बिकॉज हमारे पास बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी आए हैं। वी हैव अ टीम ऑफ मोर देन 40 फैकल्टीज, 40 से ज्यादा वी हैव फैकल्टी मेंबर्स जो आपको अलग अलग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो आज का जो मुद्दा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली एक करियर अवेयरनेस है उन बच्चों के लिए जो अभी ग्रेजुएशन कर चुके हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर में है चाहे वो फाइनल ईयर में है। उन लोगों के पास गवर्नमेंट सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज, इनका सिलेबस पैटर्न क्या होता है, इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हिमाचल से हैं, जो जम्मू से भी हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं। तो हमारे पास ऑलमोस्ट हर स्टेट नॉर्थ इंडिया के यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। और मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी ड्यूरिंग द सेशन, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग द सेशन अपने माइक्रोफोन्स और अपने वीडियोस को बंद रखिएगा ताकि हम स्मूथली सेशन को कैरी ऑन कर सके। जो भी आपके डाउट्स हैं वो पब्लिक चैट ऑप्शन अवेलेबल है लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे, वहां पे आप अपने मैसेजेस डाल सकते हैं। की स्पीकर जो हमारे मिस्टर रेहत प्रीत सर हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। रेहत प्रीत सर को मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स को मेंटोर करने का, और इन्होंने बहुत सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स भी क्रैक किए हैं इंक्लूडिंग द डिफेंस एग्जाम्स। एसएससी दे हैव 5 टाइम्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई वुड लाइक टू इनवाइट रेहत सर। रेहत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो एंड मच। over to you, sir. We are looking forward to this session, sir. All the best and all the best to all the students. My dear friends, keep your diary and pen with you. Important चीजें नोट करने के लिए। All the best, students. Yes, good afternoon, students. So welcome to Divine Group of Institutions. So in today's lecture हम आज डिस्कस करेंगे डिफरेंट क्या क्या लेवल्स हैं, डिफरेंट क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्या पैटर्न रहता है, क्या डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसमें हम गवर्नमेंट जॉब्स जो है उसमें अप्लाई करते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट जॉब्स में बेसिकली डिफरेंट लेवल्स हैं, ग्रुप ए बी सी डी। अब जो ग्रुप ए के एग्जाम्स होते हैं वो सारे यूपीएससी कंडक्ट करता है, या स्टेट सर्विसेज में जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं जैसे कि आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, ये सारे ग्रेड ए सर्विसेज। अब उसके बाद हमारे पास ग्रुप बी सी डी सर्विसेज आती हैं जो अदर बॉडीज हैं, जैसे बैंकिंग में भी हो गए, या फिर एसएससी हो गया, डिफेंस हो गया, डिफरेंट सेंट्रल जॉब्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, उन सारी जॉब्स को हम डिस्कस करेंगे इसमें, राइट। सो विल स्टार्ट विद बैंकिंग। पहले हम बैंकिंग के एग्जाम्स देखेंगे। इसमें हमने क्या देखना है, क्या पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, और क्या हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, राइट। और एंड में मैं आपके साथ सिलेबस भी डिस्कस करूंगा, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको हमने कवर करना होता है, और एक कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एंड में आपके जो भी डाउट्स होंगे वो डाउट्स भी हम दे देंगे। साथ साथ में भी हर एक, जैसे हमने बैंकिंग का डिस्कस किया, उसके बाद हम 10-20 सेकंड्स की एक विंडो रखेंगे, कोई भी आपका डाउट होगा साथ के साथ डाउट क्लियर कर लेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम बैंकिंग से। तो बैंकिंग के जो एग्जाम्स हैं ये बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब माना जाता है, बहुत ही एक लग्जूरियस जॉब है, या फिर इसमें फील्ड का ज्यादा काम नहीं होता है। एक ऑफिस, अगर आपको ऐसे जॉब चाहिए जिसमें आपको ऑफिस में बैठ के काम करना है और इसमें पब्लिक डीलिंग करनी है, एक जगह पे एक आपको बहुत सेटल्ड लाइफ चाहिए गवर्नमेंट जॉब में, सो बैंकिंग इज द ऑप्शन। अब बैंकिंग में हम देखें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स है जिनके एग्जाम्स होते हैं। अब तो जो बैंकिंग में जो एपेक्स लेवल है, जो टॉप लेवल पे बैंक है, दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आरबीआई जो है अपने स्टाफ के लिए 2 एग्जाम्स कंडक्ट करता है।
एक होता है ग्रेड बी। ग्रेड बी इज फॉर ऑफिसर्स और असिस्टेंट एग्जाम इज फॉर क्लर्क्स। तो ये क्लरिकल स्टाफ के लिए एग्जाम होता है। अब जो ग्रेड बी और असिस्टेंट का एग्जाम है ये साल में एक ही बार होता है। अब ग्रेड बी का एग्जाम, इसकी एज जो है ये 21 to 30 ईयर्स जो है ये वेरी करते हैं और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम ग्रेजुएट चाहिए। Whereas जो क्लरिकल एग्जाम है आरबीआई असिस्टेंट, दिस इज 20 to 28 ईयर्स, इसके लिए भी हमें सेम ग्रेजुएट्स चाहिए। अब आरबीआई जो है, आरबीआई एक ऐसा बैंक है जिसमें आपकी पब्लिक डीलिंग नहीं होगी ज्यादा। पब्लिक, क्योंकि हम डायरेक्टली आरबीआई में तो अपना अकाउंट नहीं खुलवाते हैं, जितना भी बैंकिंग स्ट्रक्चर है वो सारा आरबीआई चला रहा है। तो इसमें आपकी प्रॉपर एक आपकी डेस्क जॉब होगी जिसमें आपको सारा ऑफिशियल जो वर्क है वो रहेगा, वो करना होगा। और जो बैंक की मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं, जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज होती है, उनको इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है इसमें। अगर आप में से कोई इकोनॉमिक बैकग्राउंड है तो आप जरूर ये टर्म्स जो है इससे अवेयर होगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, बैंक रेट क्या होता है, उनके साथ जो भी चीजें डील करनी होती है वो आरबीआई करनी होती है। तो ये बिल्कुल टॉप लेवल का बैंक है। ग्रेड बी का जो एग्जाम होता है, ये एग्जाम जो है वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स माना जाता है इन बैंकिंग सेक्टर। और दिस इज इक्विवेलेंट टू यूपीएससी। जो यूपीएससी में आईएएस का एग्जाम होता है उसके इक्विवेलेंट होता है ये ग्रेड बी का एग्जाम, राइट। उसके बाद असिस्टेंट है, ये क्लरिकल का एग्जाम होता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम आईबीपीएस पे, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल एंड सर्विसेज। ये एक रिक्रूटिंग एजेंसी है जो डिफरेंट गवर्नमेंट बैंक्स हैं, जिनको हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी बोल देते हैं, जैसे कि पीएनबी है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूको बैंक है, डिफरेंट बैंक्स जो है इनके साथ ये पार्टिसिपेंटरी बैंक्स भी हम बोलते हैं, उनमें पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर और क्लर्क। तो ये जो एग्जाम है ये कौन कंडक्ट करता है? आईबीपीएस। आईबीपीएस पीओ इज फॉर अगेन ऑफिसर और क्लर्क, एक क्लरिकल स्टाफ के लिए। इसके लिए भी एज सेम रहती है जो आरबीआई में है, 21 to 30 फॉर ऑफिसर, ग्रेजुएशन इज द बेसिक एलिजिबिलिटी, और फॉर क्लरिकल 20 to 28 एंड ग्रेजुएशन अगेन इज द बेसिक एलिजिबिलिटी। ये एग्जाम जो है ये एवरी ईयर कंडक्ट किया जाता है। ये जो भी टाइम पीरियड होता है हमारा सेकंड हाफ ऑफ द ईयर होता है आफ्टर जून जुलाई, ये बैंकिंग सीजन हम इसको बोलते हैं, इसमें बैंकिंग के एग्जाम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बेस्ट सीजन होता है, ये बेस्ट टाइम होता है तैयारी करने का। अब इसमें क्या है, पैटर्न में जैसे प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, ठीक है, उसके हर 2-2 महीने के गैप होते हैं। तो बैंकिंग जो है ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। एक बैंकिंग में विद इन 6 to 7 मंथ्स आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, एक बहुत सेटल लाइफ की गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। ऐसे ही अब एसबीआई है। अब एसबीआई भी एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, लेकिन एसबीआई के लिए आईबीपीएस का एग्जाम नहीं होता, बाकी सारे बैंक्स के लिए आईबीपीएस का एग्जाम होगा। एसबीआई जो है अपना एग्जाम खुद से कंडक्ट करती है अलग से। सेम पैटर्न रहता है, सेम सिलेबस रहता है, एवरीथिंग इज सेम, सब कुछ सेम रहता है। इसमें भी एसबीआई पीओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर, और दूसरा एसबीआई में क्लर्क, ये सारी चीजें इसमें सेम रहती है। डिफरेंस क्या है पीओ और क्लर्क के बीच में? पीओ जो है एक ऑफिसर क्लास है, पीओ जो है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट में आप जाते हो, वेरास क्लर्क जो है वो एक क्लरिकल स्टाफ है। तो इसको हम कह सकते हैं ग्रुप बी है और क्लरिकल जो है ग्रुप सी है। तो इसके एग्जाम में क्या डिफरेंस रहता है? जैसे 3 फेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अब अगर आपने ऑफिसर क्लास का एग्जाम देना है, चाहे ग्रेड बी है, चाहे पीओ है, आईबीपीएस में चाहे एसबीआई में पीओ, तो ये आपको तीनों स्टेजेस जो है ये फेस करनी पड़ेगी। वेरस जो क्लरिकल एग्जाम है उसमें इंटरव्यू नहीं होता। क्लरिकल में सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम होगा, जिसमें एक प्रीलिम्स होगा, एक मेंस होगा, जिसको आपने क्लियर करना होगा। इसका पैटर्न क्या रहता है, क्या सिलेबस आते हैं, वो मेन में डिस्कस करेंगे। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं बैंकिंग के एग्जाम्स में, राइट। तो ये बैंकिंग का स्ट्रक्चर हो गया, बैंकिंग के ये एग्जाम्स होते हैं। ये बैंक्स जो है सारे सेंट्रल बैंक्स। अब इसके अलावा कुछ स्टेट के अपने बैंक्स है, जैसे कि हिमाचल के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है, हिमाचल कोऑपरेटिव बैंक है, उसका असिस्टेंट मैनेजर और क्लर्क का जो एग्जाम है वो कई बार बैंक जो है वो खुद से भी कंडक्ट करता है। अब कंडक्ट तो आईबीपीएस ही करता है, लेकिन वो एग्जाम रेगुलर जो आईबीपीएस एवरी ईयर जो एग्जाम लेता है उसके साथ नहीं होता, वो अलग से कई बार एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। वो 2-3 साल में कई बार एक बार होता है जब उनको स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो सब कुछ एक बैंकिंग का स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो ये सारे बैंक्स है हमारे इंडिया में जिनके एग्जाम्स जो है कंडक्ट किए जाते हैं, राइट। ओके, आगे चलते हैं। अब ये बैंकिंग का हो गया, यहां तक किसी को कोई डाउट? बैंकिंग एग्जाम के रिलेटेड आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप यहां पे पूछ सकते हो, नहीं तो विल मूव फॉरवर्ड। यस एनीवन, एनी डाउट? आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट हमारे पास आता है एसएससी। एसएससी क्या है? दिस इज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब एक हमारे पास रिक्रूटमेंट बॉडी है यूपीएससी और एक है एसएससी, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटिंग बॉडीज हैं।
अब यूपीएससी जो है इसका जो एग्जाम है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में एक तो हमारी ऑल इंडिया जॉब्स हो गई, जो आईएएस होता है, आईपीएस होता है, आईएफएस होता है, ये हमारे ऑल इंडिया जॉब्स को हम ऑल इंडिया रैंक्स बोलते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज बोलते हैं। फिर दूसरी हमारे पास कुछ सेंट्रल सर्विसेज होती है आईएएस में। अब ये सेंट्रल सर्विसेज में क्या है, जो गवर्नमेंट की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं उसमें आप एज अ सेक्रेटरी या असिस्टेंट सेक्रेटरी अपॉइंट किए जाते हो, राइट। तो ये ग्रुप ए की पोस्ट है। अब वेयर एज एसएससी ये सेम जो यहाँ पे मिनिस्ट्रीज हैं उसी मिनिस्ट्रीज में इन्हीं के ही असिस्टेंट या इन्हीं में ही हम कहें ग्रुप बी की जो पोस्ट्स हैं, ये एसएससी में डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज है हमारी, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में आप एज अ असिस्टेंट जब आप रिक्रूट होते हो तो उसके लिए आपको एग्जाम जो है कौन कंडक्ट करता है, एसएससी। अब एसएससी जो है हर साल 3 एग्जाम कंडक्ट करती है, एक है सीएचएसएल, एक है सीजीएल, एक है सीपीओ। अब ये सीएचएसएल क्या है, दिस इज कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। हायर सेकेंडरी मींस इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, 12th। तो जिन बच्चों ने 12th की है वो 12th के बाद ये एग्जाम को दे सकते हैं। इसके लिए एज जो है 18 to 27 जो है ये वेरी करती है। नाउ इसमें आपकी जो पोस्ट है, जिस पोस्ट पे आप अपॉइंट किए जाओगे वो मोस्टली होता है एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क। सो दिस इज अ क्लेरिकल पोस्ट। इसमें आप एज अ क्लर्क अपॉइंट किए जाते हो। कहां पे अपॉइंट किए जाते हो, सेम सेंट्रल गवर्नमेंट की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में। अब सेकंड हम आते हैं सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम। नाउ ग्रेजुएट लेवल है तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन, एंड एज थोड़ी सी ज्यादा वेरी करेगी, ग्रेजुएशन है तो 18 to 32। अब यहाँ पे जैसे आप क्लेरिकल हो सीएचएसएल पे यू आर अपॉइंटेड एज अ क्लर्क, वेयर एज सीजीएल में यू विल बी अपॉइंटेड एज एन ऑफिसर। सेम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में आप एज अ ऑफिसर जो है वो कंडक्ट आप रिक्रूट किए जाओ। अब थर्ड हम आते हैं सीपीओ पे, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस। सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि हमारे पास कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, एक तो हमारे पास आर्मी नेवी एयरफोर्स हो गया, ये डिफेंस सर्विसेज हो गई। इसका एग्जाम जो है वो यूपीएससी कंडक्ट करती है, सीडीएस हम आगे आएंगे डिफेंस फोर्सेस पे एग्जामिनेशंस पे। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। 5 तरह के पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जैसे कि आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, और एक हमारे पास होती है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इन पैरामिलिट्री फोर्सेस में जब आप एज अ सब इंस्पेक्टर अपॉइंट किए जाते हो, सब इंस्पेक्टर अगेन आई मस्ट से इट इज द क्लेरिकल लेवल की पोस्ट, एक क्लेरिकल लेवल की पोस्ट है सब इंस्पेक्टर। एज अ सब इंस्पेक्टर यू विल बी अपॉइंटेड, सो उसके लिए जो एग्जाम है दैट इज सीपीयू, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 3 एग्जाम है जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है एवरी ईयर कंडक्ट करता है। इसमें सबसे फेमस जो एग्जाम है दैट इज सीजीएल। सीजीएल का एग्जाम ऐसे हर बच्चा तैयारी करता है क्योंकि इसकी तैयारी ऐसी कि एक स्टैंडर्ड तैयारी है। जब आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आपका सीएचएसएल का सिलेबस भी कवर हो जाएगा, सीपीओ का सिलेबस भी कवर हो जाएगा, इवन अदर जो एग्जाम है, जो आपके सेंट्रल सर्विसेज के एग्जाम है या स्टेट सर्विसेज के एग्जाम है, उसका सिलेबस इसमें कवर हो जाता है एसएससी के एग्जाम। तो ये मोस्ट फेमस एग्जाम रहता है एसएससी सीजीएल का एग्जाम। ठीक है, ये एसएससी के हो गए। आगे चलते हैं, अब हम बैंकिंग हो गया हमारा, एसएससी हो गया। आगे जो हमारे पास और अपॉर्चुनिटीज है वो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, जैसे कि आईबी इज इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो ये कुछ और रिक्रूटिंग बॉडीज हैं जहां पे आप एज अ ऑफिसर जा सकते हो। अब आईबी में भी आपका एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट होती है, हर दूसरे साल या 2-2.5 साल में हमें एग्जाम देखने को मिलता है। इसके लिए 18 to 27 आपकी एज होती है और इसके लिए भी बेसिक एलिजिबिलिटी चाहिए। सेम एसएससी जैसा ही सिलेबस रहता है, इसमें कुछ भी अलग नहीं होता। जो एसएससी में जो भी पैटर्न रहेगा, सिलेबस रहेगा, वैसा इसमें पेपर कंडक्ट किया जाता है। अब ये आईबी जो है ये बहुत ही एक रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है, एक इंटेलिजेंस ब्यूरो है जो लोकल पुलिस या हमारी जो डिफेंस फोर्सेज है उनको सपोर्ट करता है बैक एंड में। तो बहुत एक प्रेस्टिजियस जॉब है, इसमें बहुत सारे अलाउंसेस हैं, बहुत सारे पर्क्स हैं। इसमें आप हार्ड एरियाज, कोर एरियाज, मोस्टली आप अगर आपको फील्ड में जॉब करने का शौक है, आपको डेस्क जॉब नहीं चाहिए, फील्ड में रहना है, तो दिस आईबी जो है ये बहुत अच्छी जॉब है आपके लिए। इसमें आपका एक ऑफिसर की पोस्ट होती है और एक इंटेलिजेंस ऑफिसर भी है और एक जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर भी है। अभी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की अभी लास्ट मंथ जो है इसमें वैकेंसी निकली भी थी। तो हर 2-2.5 साल हमें ये वैकेंसीज देखने को मिलती है। फिर हमारे पास दूसरी सेंट्रल जॉब्स आती हैं रेलवेज की। अब रेलवेज जो है मोस्टली, अब रेलवे एक टेक्निकल इंडस्ट्री है, एक मैकेनिकल इंडस्ट्री है, तो वहां पे एक टेक्निकल जॉब्स भी होती हैं, लेकिन कुछ जनरलाइज जॉब्स भी हैं जिसको हम बोलते हैं नॉन टेक्निकल स्टाफ। नॉन टेक्निकल स्टाफ जैसे कि क्लेरिकल स्टाफ हो गया हमारा, ठीक है, या टिकट कलेक्टर्स हो गए,
तो ऐसी जो जॉब्स हैं ये भी रेलवेज में निकलती रहती हैं। इसके लिए आपकी एज 18 to 32 है। दिस इज ऑल्सो ट्वेल्थ के बेसिस पे, ट्वेल्थ अगर आपके पास है, आपकी एज इसके बीच में वेरी कर रही है, तो आप रेलवेज की जो नॉन टेक्निकल स्टाफ है, नॉन टेक्निकल स्टाफ में यहाँ पे स्पेशल मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि टेक्निकल जो स्टाफ है इनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे टेक्निकल में अगर लोको ड्राइवर है तो उसको आईटीआई चाहिए, मैकेनिकल के आईटीआई चाहिए, या कुछ स्पेसिफिक पोस्ट्स हैं उसमें आपके इंजीनियरिंग में या डिप्लोमाज आपको डिफरेंट चाहिए होते हैं, उसको हम स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं स्पेशल फील्ड्स में। लेकिन जो एक जनरलाइज्ड हमारा जो जॉब्स रहती हैं रेलवेज में उसको हम नॉन टेक्निकल स्टाफ बोलते हैं। तो ये हमारी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज आ जाती हैं अपार्ट फ्रॉम एसएससी एंड बैंक। अब इसके बाद हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब्स हैं उसको हम डिफेंस जॉब्स बोलते हैं। डिफेंस में देखो क्या क्या आता है। डिफेंस में मेनली हमारा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो आपको पहले बताए, जिसमें सब इंस्पेक्टर का आपको सीपीओ में बताया था, उसी में ही आपके ऑफिसर क्लास, अगर आपने उसी में ही ऑफिसर क्लास में जाना है तो उसके लिए क्या क्या एग्जाम्स रहते हैं। फर्स्ट जैसे हमारे पास आएगा सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम। इसको कौन कंडक्ट करता है? यूपीएससी। वही जो कौन क्या कंडक्ट करती है? आईएएस का एग्जाम कंडक्ट करती है, वही सेम रिक्रूटिंग बॉडी यूपीएससी। अब इसमें हमारे पास डिफेंस फोर्सेस 3 है। कौन कौन सी? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इनमें अगर आपने एज अ ऑफिसर यू वांट टू गेट इनटू दिस जॉब एज एन ऑफिसर, देन आपको सीडीएस का एग्जाम जो ये क्लियर करना पड़ता है। इससे पहले एक और एग्जाम होता है एनडीए का, लेकिन ये एक एजुकेशनल एग्जाम है, ये आपके 12th के बाद कंडक्ट होता है। इसके बाद आप नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे में जाके आप 3 साल की डिग्री करते हो। उसके बाद दोबारा आपको 1 साल की ट्रेनिंग होती है आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के लिए। तो ये क्या है? डायरेक्ट एंट्री है टू आर्मी के लिए। आपको या तो आईएमए या तो ओटीए मिलेगा। आईएमए जो देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में है। नेवी में आपको इंडियन नेवल एकेडमी मिलेगी जो केरला में है। एयरफोर्स के लिए आपको एयरफोर्स एकेडमी मिलेगी जो हैदराबाद में। तो इसमें आप डायरेक्टली इन एकेडमीज के लिए रिक्रूट किए जाते हो सीडीएस में, राइट। अब इसके लिए बेसिक एलिजिबिलिटी तो हमारे पास ग्रेजुएशन ही है, लेकिन नेवी और एयरफोर्स ये कुछ टेक्निकल लाइंस है, राइट। तो इसके लिए हमारे पास मैथ्स एंड फिजिक्स 12th क्लास में, मेनली हम कहेंगे 12th में अगर आपने नॉन मेडिकल ली थी, ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम में की हो, किसी भी ट्रेड में की हो, दैट डजंट मैटर, लेकिन 12th में आपके पास मैथ्स या फिजिक्स होनी चाहिए। तो आप नेवी और एयरफोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और आर्मी के लिए कोई भी स्ट्रीम इसमें एप्लीकेबल है, चाहे आपने आर्ट्स की है, कॉमर्स की है, मेडिकल, नॉन मेडिकल कोई भी की है, एनी ग्रेजुएट यू कैन अप्लाई फॉर द आर्मी, राइट। इसके लिए भी आपका जो एज है 20 to 25 जो है वो वेरी करती है। नेक्स्ट हम आते हैं एफकैट में। एफकैट इज एयरफोर्स कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। अब जैसे सीडीएस में एयरफोर्स के लिए रिक्रूटमेंट होती है, वैसे एयरफोर्स जो है वो दोबारा अपने लिए भी खुद से भी एक रिक्रूटमेंट टेस्ट जो है उसको कंडक्ट करता है। साल में सीडीएस भी 2 बार होता है और एफकैट भी 2 बार कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, सेम पैटर्न वगैरह रहेगा। इसमें आपके एयरफोर्स की बहुत सारी और ज्यादा टेक्निकल ब्रांचेस जो है वो जुड़ जाती हैं, जैसे कि फ्लाइंग ब्रांच हो गई या एरोनॉटिकल ब्रांच हो गई, आपकी लॉजिस्टिक ब्रांच है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, ट्रांसपोर्टेशन ब्रांच है, डिफरेंट ब्रांचेस है। उसके लिए बेसिकली इसमें रिक्रूटमेंट की जाती है। और इसमें जो हमारी फ्लाइंग ब्रांच है दैट इज अ जनरलाइज्ड ब्रांच, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपको कोई स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए या किसी स्पेसिफिक कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, जैसे कि लॉजिस्टिक्स है या एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, इसमें आप जा सकते हो। इसमें आप इजीली अगर कोई भी ग्रेजुएशन आपने की है तो आप एफकैट का एग्जाम देके भी एयरफोर्स में जा सकते हो। इसमें कुछ टेक्निकल ब्रांचेस जैसे एरोनॉटिकल ब्रांच है या एरोस्पेस ब्रांच है, उसके लिए आपका एक इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट होता है, अलग से इसी पेपर का पार्ट होता है। तो इसमें एज है 20 to 24 है एंड अगेन सिंपल ग्रेजुएट। अब लास्ट हम आते हैं सीएपीएफ पे। सीएपीएफ क्या है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ये एग्जाम भी कौन कंडक्ट करता है? यूपीएससी ही कंडक्ट करता है। अब जैसे एसएससी में एसएससी एग्जाम कंडक्ट करता है सीपीओ का, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का, वो है एक क्लेरिकल पोस्ट, सब इंस्पेक्टर। जो सीएपीएफ है दिस इज ऑफिसर्स इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। जैसे कि इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो कि गार्ड कर रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश का बॉर्डर इंडिया के साथ। इसमें एक आईटीबीपी है जो कि गार्ड करती है चाइना का बॉर्डर इंडिया के साथ। एक सशस्त्र सीमा बल है एसएसबी
ये म्यांमार का बॉर्डर गार्ड करती है इंडिया के साथ। एक सीआरपीएफ है, ये लोकल पुलिस जो है, स्टेट पुलिस है, उसको हेल्प करती है टेरर अटैक्स में या इंसर्जेंसीज में। और लास्ट हमारे पास आता है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये मोस्टली जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज है उनको गार्ड करती है फोर्स। जैसे एयरपोर्ट्स है तो एयरपोर्ट्स पे सीआईएसएफ जो है इसको डिप्लॉय किया जाता है। तो इन सारी फोर्सेस में आपकी जो पोस्ट रहती है दैट इज असिस्टेंट कमांडेंट, सीएपीएफ एसी। सो यू आर अपॉइंटेड एज सीएपीएफ एसी, असिस्टेंट कमांडेंट। इसके लिए एज अगेन सीडीएस जैसी 20 to 25 एंड सिंपल ग्रेजुएशन इज रिक्वायर्ड, राइट। तो ये हमारे डिफेंस एग्जाम्स हो गए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंकिंग एंड आरबीआई जॉब्स? देखो आरबीआई जो है वो बैंकिंग का ही पार्ट है। आरबीआई थोड़ा सा उसकी तैयारी जो है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि आरबीआई जो है वो सब्जेक्टिव पेपर होता है। आरबीआई को जो मेन ज्यादा है सब्जेक्टिव, जैसे आप कॉलेज में अपने आंसर्स लिखते हो ना, एमसीक्यू बेस्ड पेपर नहीं होता। वेराज जो हमारे बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं, दूसरे एग्जाम्स हैं, वो सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसमें एमसीक्यू फॉर्म में पेपर होता है। तो बस ये बेसिक डिफरेंस है, बाकी आरबीआई बैंकिंग जॉब्स के अंदर ही आता है, आरबीआई ग्रेड, राइट। यस, एनी डाउट यहां तक? हाउ टू प्रिपेयर फॉर बैंकिंग एग्जाम्स? सो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए देखो पहले तो हमें फोकस करना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या पैटर्न है, पहले वो पैटर्न समझना है हमें। जैसे बैंकिंग एग्जाम के लिए आपने पूछा तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 3 फेजेस जैसे प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है। इसमें 3 मेन टॉपिक्स होते हैं हमारे, एक्चुअली 4 मेन टॉपिक्स है। इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स है। ये 4 चीजों पे फोकस करना होता है हमें। एक बार हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें उसके बाद इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, क्योंकि देखो पेपर कैसे, 1 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, तो 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, तो इसमें बेसिकली आपकी स्पीड है। सो इसमें प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस जो है वो मैटर करती है, राइट। तो यहाँ पे एंड में आपको चिराग सर जो है वो बताएंगे, आप इसमें फीचर्स, आपको जो हमारे बैचेस वगैरह चलते हैं उसके फीचर्स बताएंगे, सारी आपको डिटेल्स देंगे। तो आप प्लीज एंड तक बने रहिए, आपको एंड में सब कुछ इसके बारे में बता दिया जाएगा, राइट। आगे चलते हैं हम। फिर हमारे पास आती है स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स। सो अगर आप हिमाचल से बिलोंग करते हैं तो हिमाचल में देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उनका एम जो होता है वो गवर्नमेंट जॉब होता है। तो हिमाचल में बहुत सारी जॉब्स निकलती है। अगर पर्टिकुलरली मैं हिमाचल की बात करूं, हिमाचल में जो टॉप का एग्जाम है वो तो एचएएस होता है, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होता है, जो एचपीपीएससी कंडक्ट करता है। इसके अलावा एचपीपीएससी और भी एग्जाम कंडक्ट करता है, जैसे कि नायब तहसीलदार हो गया, या पटवारी का एग्जाम हो गया, या अलाइड सर्विसेज जैसे एक्साइज टैक्सेशन इंस्पेक्टर हो गए, ट्रेजरी ऑफिसर्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन इंस्पेक्टर्स हो गए, ये सारी चीजें। एक और हमारे पास बोर्ड है हिमाचल में जो हमीरपुर में है, हिमाचल प्रदेश स्टेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, राइट। एचपी ट्रिपल एस बी जो बोर्ड है ये भी एग्जाम करता है सी और ग्रुप सी और डी के लिए। तो हिमाचल में एवरी ईयर हमें बहुत सारे डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है ये हिमाचल के स्टूडेंट्स के लिए। पर्टिकुलरली मैं कहूं कि जो फीमेल है, फीमेल्स के लिए भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जो है वो गवर्नमेंट आगे आगे लेके आती है। जैसे फीमेल्स के लिए अगर मैं उनको रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन भी प्रोवाइड की जा रही है अब, क्योंकि फीमेल को मौका दिया जा रहा है कि आगे आए और उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, ज्यादा से ज्यादा उनको जॉब्स मिले। बहुत सारे डिफरेंट बेनिफिट्स मिलते हैं आपको इसमें फीमेल में। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी अगर छुट्टियों की हम बात करें तो एक चाइल्ड केयर लीव मिलती है, मैटरनिटी लीव मिलती है 6 मंथ्स की, चाइल्ड केयर लीव आपको 2 साल तक की मिलती है फॉर फीमेल्स। तो बहुत अच्छी एक फील्ड है गवर्नमेंट जॉब, पर्टिकुलरली फॉर फीमेल्स, राइट। अब स्टेट जॉब्स में जैसे फर्स्ट हमारा नायब तहसीलदार है। नायब तहसीलदार है, दिस इज जो तहसील होती है, उस तहसील में जो रेवेन्यू ऑफिस है, उस रेवेन्यू ऑफिस में जो हाईएस्ट पोस्ट है दैट इज नायब तहसीलदार, राइट। इसकी जो एज है 18 to 37 है और सिंपल एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएशन। सारी तैयारी जो है वो सेम रहती है, थोड़ा सा लेवल इसका अप होता है, वो एंड में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या टॉपिक्स जो उस पर स्पेशल फोकस करना होता है। नेक्स्ट अगेन हमारे पास पटवारी, जिसको हम एक रेवेन्यू असिस्टेंट भी बोल देते हैं, जो अगेन एक क्लरिकल पोस्ट है, लेकिन पटवारी ये जो नाम है, ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट का ही बहुत बड़ा रुतबा है, इस नाम का ही बहुत बड़ा रुतबा है। क्योंकि पटवारी एक वो पर्सन है जिसने गांव गांव में जाके लोगों की जमीनें जो है उनके बीच में
जो भी फर्दे निकालनी है या जो भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं, जो भी टैक्सेशन है, उस सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना। तो पब्लिक डीलिंग में पटवारी का रुतबा बहुत बड़ा, राइट। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगेन ग्रेजुएट एंड एज इज 18 to 37 ईयर्स। उसके बाद हमारे पास पुलिस के एग्जाम्स आ जाते हैं, जैसे हिमाचल में कांस्टेबल का एग्जाम होता है, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है, और एचएएस के एग्जाम के थ्रू आप डायरेक्टली एज ए डीएसपी भी रिक्रूट किए जा सकते हो हिमाचल में। तो ये एग्जाम आपके रेगुलरली कंडक्ट किए जाते हैं, हर 2 से 2.5 साल में बार बार इसको कंडक्ट किया जाता है। और इवन हम बाकी स्टेट्स की बात करें, J&K है, पंजाब है, इवन चंडीगढ़ में अभी हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज जो थी ये आउट थी, ठीक है। जैसे यहाँ पे अनुराधा बता रहे हैं, नेक्स्ट मंथ 23 जुलाई चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, और इसमें अगस्त में शायद आपका एएसआई का एग्जाम भी है, उसमें भी इसकी डेट भी आउट हो चुकी है। तो सबके लिए जो तैयारी है वो स्टैंडर्ड ही रहती है, सेम ही रहती है तैयारी। और उसके बाद आपके हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट अपना एग्जाम खुद से कंडक्ट करता है। इसका एवरी ईयर हमें एग्जाम देखने को मिलता है। 18 to 37 ईयर्स इसकी एज है, ग्रेजुएट है, हाई कोर्ट क्लेरिकल पर्टिकुलरली। अब हाई कोर्ट में भी ना 2 तरह के जॉब का नेचर, एक तो है हाई कोर्ट में, जैसे हिमाचल का हाई कोर्ट शिमला में, तो शिमला में या तो आप क्लेरिकल स्टाफ में जाओ, या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होगा तो वहां पे भी आपको वहीं पे रहना होगा। तो हाई कोर्ट का क्या है, दिस इज अ नॉन ट्रांसफरेबल जॉब। अब हाई कोर्ट तो ट्रांसफर नहीं होगा, हाई कोर्ट तो एक ही जगह पे रहेगा, तो वहीं पे आप सारी लाइफ एक ही जगह पे सर्व करोगे, वो भी एक अर्बन सिटी में होगा। जैसे हिमाचल है तो शिमला में है हाई कोर्ट, या पंजाब है तो चंडीगढ़ में है हाई कोर्ट। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है हाई कोर्ट में एज अ हाई कोर्ट क्लर्क। इसकी आपकी सैलरी जो है वो भी आप जब रेगुलर हो जाते हो तो अराउंड 44,000 होती है पर मंथ सैलरी। तो बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स की भी। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में ये है कि आपको पूरे इंडिया में सर्व करना पड़ेगा। जैसे डिफेंस है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो पूरे इंडिया में यू कैन सर्व एनीवेयर इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट। एसएससी में भी ऐसे ही है। बैंकिंग में ऐसे होता है कि आप अपने क्लरिकल है तो आप अपने स्टेट के लिए भरते हो। अगर पीओ हो तो उसमें भी आपके रीजन्स बांट दिए जाते हैं, सर्कल्स बांट दिए जाते हैं, तो उसमें आपको सर्व करना होता है। स्टेट जॉब में आपका ये फायदा है कि आप अपने स्टेट में ही रहोगे, ज्यादा से ज्यादा आपकी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन आप अपने स्टेट में ही, अपने राज्य में ही काम करोगे। तो ये हमारे पास स्टेट जॉब्स हो गए कुछ। इसके बाद मैं आऊंगा सब्जेक्ट्स के ऊपर कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं इसमें। अब एक एक सब्जेक्ट को थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। अब ये जो सारे सब्जेक्ट्स है ना, पहले मैं आपको इनिशियली बता दूं, सारे सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं आपने स्कूल में पढ़े हैं, अपने कॉलेज में पढ़े हैं। अगर आपके पास ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन रही है तो इसमें आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। बस ये है कि हम वो सारी चीजें छोड़ आते हैं पीछे, तो हमारे दिमाग में वो चीजें फेड अवे हो जाती है, हम वो चीजें भूल जाते हैं। बस उन्हीं चीज को हमने, उसी चीज को हमें दोबारा पढ़ना है, दोबारा रिवाइव करना है, और उसके ऊपर एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन करना है और ज्यादा अच्छे से पढ़ना, राइट। जैसे पहले हम आते हैं इंग्लिश के ऊपर। अब इंग्लिश जो है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा हो गया वोकैब वाला पोर्शन, ठीक है, जिसमें वोकैबुलरी हो गई या डिफरेंट हमारे इडियम्स, फ्रेजेस, ये सारी चीजें हो गई। दूसरा हमारा हो गया रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स एक और इसमें आता है थर्ड पार्ट, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। अब रीडिंग स्किल्स कहां से आएंगी, रीडिंग से, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गई, इसमें हमारे एरर ओमिशंस भी होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी होता है, जम्बल्ड पैरा सेंटेंसेस भी होते हैं, ये सारी चीजें। और लास्ट है इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम इंग्लिश का जो व्याकरण है, ग्रामर है, जिसमें हम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो भी हमारे टेंसेस है, नाउन्स है, एडवर्ब्स है, एडजेक्टिव्स है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। अब मोस्टली जो एग्जाम है उसमें ज्यादा फोकस ये किया जाता है रीडिंग स्किल्स के ऊपर, क्योंकि मैक्सिमम पेपर्स में आप देखो सिलेबस क्या आ रहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, एरर ओमिशन आ रहा है, पैरा जम्बल्ड सेंटेंसेस आ रहे हैं या पैरा जम्बल्ड वर्ड्स आ रहे हैं, इसमें आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, इवन वोकैबुलरी भी आ रही है। तो इसमें इन चीजों के ऊपर हम ज्यादा फोकस करें। अब जैसे बैंकिंग का एग्जाम, बैंकिंग के एग्जाम में 30 क्वेश्चन आते हैं, आईबीपीएस और एसबीआई का, जो पीओ का भी, क्लर्क का भी 30 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के। उसमें से 25 to 26 क्वेश्चन अगर आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी है, अगर लैंग्वेज का सेंस बनाना आपको आता है, तो आप आराम से इतने क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। अब वो कहां से हम डेवलप करेंगे ये रीडिंग स्किल, न्यूज़पेपर पढ़ के या ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करके। तो न्यूज़पेपर जो है हमारे 2 तरह से हेल्प करता है, एक तो हमारी रीडिंग स्किल, इंग्लिश लैंग्वेज भी इंप्रूव करता है, दूसरा हमें करंट अफेयर्स के बारे में भी नॉलेज देता है, जो हमारे अराउंड जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो भी नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जो भी न्यूज है उसके बारे में भी बताता है। तो इंग्लिश आपका मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछी जाती है, हर एग्जाम में ही पूछी जाती है आईएमएस से। कुछ एक दो एग्जाम है जिसमें
कई बार सिलेबस वेरी करता है, कोई रेगुलेटरी बॉडी का अगर एग्जाम्स है तो उसमें नहीं पूछा जाता, लेकिन हर एग्जाम में इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट, तो इंग्लिश आता ही आता है। आगे हम चलते हैं मैथ्स पे। तो मैथ्स जो है इसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोल देते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और दूसरा डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, राइट। अब बेसिक्स एग्जाम में यही आता है, कुछ जो मेंस है यहाँ टायर 2 में उसमें आपका एडवांस मैथ्स भी आता है, एडवांस मैथ्स, जैसे कि बैंकिंग के एग्जाम है, तो बैंकिंग के एग्जाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डीआई ये चीजें पूछी जाएंगी। एसएससी में अगर हम देखें टायर 2 में तो आपका एडवांस मैथ भी पूछा जाता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बेसिकली अर्थमेटिक, जिसमें हम टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारी चीजों को पढ़ते हैं। और डीआई जो है डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें डिफरेंट ग्राफ्स दिए होते हैं, आपको टेबल्स दिए होते हैं जिसमें से डाटा निकाल के आपको उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। और थर्ड हमारा एडवांस मैथ्स, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री आ गया, ज्योमेट्री आ गया, मेंसुरेशन आ गया, ये सारे टॉपिक्स हमारे एडवांस मैथ्स के आते हैं। तो अगर हम बात करें हमारे बैंकिंग के एग्जाम्स की, तो उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डीआई आता है, और एसएससी में एडवांस मैथ्स भी इंक्लूड हो जाता है। डिफेंस के एग्जाम में जैसे सीडीएस है तो उसमें ये तीनों चीजें ही हमें देखने को मिलती हैं। एफकैट में हमारा क्वांट जो है ये ज्यादा पूछा जाता है। तो नॉर्मली हम अगर बात करें तो हर एग्जाम में जो मैथ्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मैथ्स जैसे कई बच्चे मैथ से डरते हैं, कईयों का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता है मैथ, कईयों का वीकेस्ट पॉइंट होता है मैथ, तो हमने उतनी ही मेहनत करनी है उसके ऊपर, जिनका वीकेस्ट पॉइंट है हमने उसके ऊपर उतनी मेहनत करनी है कि वो बेटर बन जाए हमारा, ठीक है। क्योंकि मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और मैथ्स में क्या है कि अगर आप सॉल्व कर रहे हो और एक क्वेश्चन पूछा है आपसे, नीचे 4 ऑप्शंस है, अब ऑप्शंस में से मोस्टली चांस क्या होगा, आपका सही होगा, क्योंकि आपने सॉल्व करके निकाला है आंसर। अब इंग्लिश में क्या है कि एक क्वेश्चन पूछ लिया, नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, अब आप तुक्का मार सकते हो। मैथ में आप तुक्का नहीं मार सकते हो, मैथ में अगर आपने आंसर निकाला है तो वो सही ही होगा, तो गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, राइट। ये हो गया मैथमेटिक्स। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है रीजनिंग। तो रीजनिंग भी 2 तरह से होता है, एक होता है वर्बल रीजनिंग, एक होता है नॉन वर्बल। अब वर्बल रीजनिंग जो है इसमें बेसिकली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पजल हो गए, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ऐसी चीजें हो गई। नॉन वर्बल जो है इसमें बेसिकली आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, जैसे कि डाइस हो गया, या वाटर इमेज, मिरर इमेज, कंप्लीट द फिगर्स, ऐसे क्वेश्चंस जो है इन पे ज्यादा फोकस किया जाता है, राइट। तो बैंकिंग के लिए ओनली वर्बल रीजनिंग इज इंपॉर्टेंट, बैंकिंग में सिर्फ और सिर्फ वर्बल रीजनिंग आती है। वेराज बाकी की अगर जॉब है, एसएससी है या स्टेट जॉब्स हैं या बाकी सेंट्रल सर्विसेज है, उसमें नॉन वर्बल रीजनिंग भी पूछी जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। अब रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, साथ में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, 70 to 80% ऐसे बच्चे होते हैं जिनका रीजनिंग जो है वो फेवरेट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि रीजनिंग आप कभी पजल ट्राई करना, आप पजल जब ट्राई करोगे तो बहुत मजा आएगा उस पजल को सॉल्व करने में। पजल जैसे दी जाती है, डिफरेंट सर्कुलर अरेंजमेंट है कि कुछ 7-8 लोग हैं, वो सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हैं और सारे अंदर देख रहे हैं। अब जो उसमें हर पर्सन जो है उसने किसी एक कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, तो ऐसे बोला जाता है कि जो रेड कलर की जिसने टी शर्ट बैठी है पहनी है, उसके साथ ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी है, उसके बीच में 3 लोग छोड़ के किसी ने पर्पल कलर की टी शर्ट डाली। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं पजल के, तो जब आप सॉल्व करते हो तो उसमें आपको एक सेटिस्फेक्शन आती है कि हाँ यार मैंने कुछ अचीव किया, तो उसमें आपको बहुत मजा आता है रीजनिंग में। तो रीजनिंग ऐसी, इसमें आप लॉजिक ढूंढते हो, रीजनिंग का मतलब ये है लॉजिक। तो जब आप ये लॉजिकली सोचते हो, लॉजिकली चीजों को करते हो, तो एक इंटरेस्ट डेवलप होता है ऑटोमेटिकली। तो रीजनिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी सब्जेक्ट है, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं कंप्यूटर पे। तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक हम 6th क्लास से पढ़नी शुरू कर देते हैं कंप्यूटर, 6th 7th 8th में हम कंप्यूटर्स पढ़ते हैं, वही सारी चीजें इसमें पूछी जाती है। जैसे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर, इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के बारे में। अब ज्यादा फोकस जो इसमें किया जाता है एमएस ऑफिस पे, जो एमएस ऑफिस के डिफरेंट टूल्स हैं, जैसे कि वर्ड हो गया या पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, इन सारी चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है। साथ में अब आजकल हमारा इंटरनेट, आईटी वाला पोर्शन जो है ये ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि मोस्टली अब कंप्यूटर जो आईटी सिस्टम है, दिस इज बैकबोन ऑफ एवरी फील्ड। बैंकिंग है तो वो भी हमारा देखो सारा डिजिटली चल रहा है, तो वो सारा आईटी के ऊपर चल रहा है, या बाकी जितने भी फील्ड्स हैं सारे आईटी के ऊपर चल रहे हैं। तो इसलिए आज के टाइम पे क्वेश्चन जो है ज्यादा इंटरनेट आईटी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, लेकिन ज्यादा ऐसे नहीं है कि बहुत ही एक्सट्रीम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेसिक लेवल के क्वेश्चन जो हम आराम से क्लास में कवर कर लेते हैं।
ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है स्टेट जीके। स्टेट जीके से पहले हम डिस्कस करते हैं हमारा जनरल नॉलेज जीके, राइट। तो जीके क्या है, ये हमारा एक स्टैटिक नॉलेज है। स्टैटिक नॉलेज मींस जो एक बार हो गया, फिक्स्ड रहेगी नॉलेज, चेंज नहीं होगी। तो जीके में सबसे ज्यादा सिलेबस है, हम जीके की बात करें इन सारे सब्जेक्ट्स में से जीके का सिलेबस सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जीके के अंदर फर्दर हम देखें तो हमारे पास 5 टॉपिक्स हैं जीके, जैसे कि हमारा हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमी, फोर्थ इज ज्योग्राफी एंड फिफ्थ इज जनरल साइंस। तो ये 5 टॉपिक्स कवर किए जाते हैं पूरी जीके में। तो इन पांचों को अगर हम देखें तो अपने आप में इनका बहुत बड़ा सिलेबस है। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री हम एंशिएंट पढ़ते हैं, मिडीवियल पढ़ते हैं, मॉडर्न पढ़ते हैं। एंशिएंट, मिडीवियल, मॉडर्न पूरा मतलब जहां से हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट करके हमारी आजादी तक 1947 तक। तो ये कुछ हमारे 4500 साल की हिस्ट्री है, इसको हमने कवर करना होता है। इसके बाद पॉलिटी आ गया, तो पॉलिटी में हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जैसे डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी को पढ़ते हैं, डेमोक्रेसी के डिफरेंट ऑर्गन्स को पढ़ते हैं। साथ में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बुक ऑफ लॉ है, इसको पढ़ते हैं। इसके बाद इकोनॉमी आ गया, इकोनॉमी इज रिलेटेड टू मनी या जनरेशन ऑफ मनी। तो इसमें हम सब कुछ मनी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे मनी जनरेट की जाती है, डिफरेंट सेक्टर्स क्या होते हैं इकोनॉमी के, कैसे जैसे मॉनेटरी पॉलिसी मैंने आपको बताया था आरबीआई की, वैसे ही गवर्नमेंट की एक फिस्कल पॉलिसी होती है, क्या हमारे इंडिया की एक्सटर्नल पॉलिसी है, वो सारी चीजें होती हैं। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में हम इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ते हैं विद मैप्स। ज्योग्राफी का मतलब क्या है, जियो मीन्स लैंड, ग्राफी मीन्स स्टडी, सो दिस इज बेसिकली स्टडी ऑफ इंडियन लैंड। तो उसको पढ़ा जाता है इसमें, राइट। और लास्ट हमारे पास आता है जनरल साइंस, 10th लेवल की जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसको हम पढ़ते हैं ये जनरल नॉलेज में। तो इसमें यही बात है कि सिलेबस हमें बहुत ज्यादा कवर करना है, और क्वेश्चंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन सब सिलेबस में से, सब कंपोनेंट्स में से। और बच्चे जो है मोस्टली कोई ना कोई उनका इसमें से फेवरेट बन जाता है, राइट। तो उसमें वो बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो बहुत मजा आता है जनरल नॉलेज पढ़ने में भी, हमें बहुत डिफरेंट चीजों के बारे में पता लगता है। अब ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें हमने स्कूल में हमारे एनसीईआरटीज में पढ़ी है, 12th तक, इवन 10th तक ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। 12th का भी थोड़ा एडवांस लेवल का आ जाता है। तो बेसिकली 6th से लेके 10th तक हमने जो भी पढ़ा है अपने एसएसटी में, सोशल स्टडीज में, बस उसी सब चीजों का ये निचोड़ है हमारा जनरल नॉलेज, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, अब दोबारा वापस आते हैं हम स्टेट जीके, स्टेट जनरल नॉलेज। अब स्टेट जीके देखो, वही चीजें जो हमने जनरल नॉलेज में पढ़ी, इन्हीं चीजों को हमने हमारी स्टेट के पर्सपेक्टिव से पढ़ना। जैसे कि टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश की पहले हम हिस्ट्री अगर पढ़ते हैं, तो आज हिमाचल प्रदेश में 12 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। अब वो जो डिस्ट्रिक्ट्स है सारी अपने आप में कभी ना कभी कोई रियासत थी, जैसे कि चंबा रियासत थी, कांगड़ा रियासत थी, सिरमौर रियासत थी, मंडी सुकेत रियासत थी। तो इन सब की रियासतों की हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो स्टेट जीके हमें पढ़ने में बहुत मजा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है स्टेट जीके, क्योंकि ये सारी चीजें ना हमने अपने आसपास कहीं ना कहीं सुनी होती है। कि हम अगर मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, हम चंबा में रहते हैं, तो चंबा में हम पढ़ेंगे अच्छा खजार, अच्छा ये खजार तो मैंने देखा है। या अगर हम मंडी में रहते हैं, तो अच्छा मंडी में तो ये पंडोल एक तो मैंने देखी है, मैंने स्लप्पड़ तो देखा है। तो ये सारी चीजें हमने कहीं ना कहीं देखी है। तो इसके ऊपर हमारा बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है ये सारी चीजें कवर करते हैं, तो हमें बहुत मजा आता है पढ़ने में। ऐसे ही जैसे स्टेट की हमारी पॉलिटी हो गई, हिमाचल की पॉलिटी होगी। बेसिकली हिमाचल की पॉलिटी तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जो इंडियन पॉलिटी है, जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, वही तो हिमाचल में फॉलो किया जा रहा है। लेकिन पॉलिटिकल हिस्ट्री जरूर पढ़ते हैं इसमें, कि आज का जो प्रेजेंट है हिमाचल है, हिमाचल को स्टेटहुड जैसे 25 जनवरी 1971 को मिला, तो वो कैसे मिला, उसके पीछे क्या प्रोसीजर था। पहले हिमाचल एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनी, फिर हिमाचल एक यूनियन टेरिटरी बनी, फिर उसके बाद दोबारा उसको स्टेटहुड का दर्जा मिला। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। हिमाचल की इकोनॉमी जैसे एग्रेरियन है सोसाइटी, हिमाचल की एग्रीकल्चर करते हैं लोग, या हॉर्टिकल्चर करते हैं, या डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो हिमाचल में पाई जाती है। सबसे बड़ी इंडस्ट्री से हिमाचल की टूरिज्म इंडस्ट्री, तो उसको हम पढ़ेंगे इसमें। या हमारे जो मिनरल्स मिलते हैं, जैसे मंडी में हमें रॉक ये सॉल्ट माइंस मिलती हैं, या हमें खनियारा कांगड़ा में हमें ये स्लेट माइंस मिलती हैं। ये सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। और लास्ट आता है ज्योग्राफी। अब हिमाचल की ज्योग्राफी बहुत वास्ट है, क्योंकि हिमाचल का जो आप लैंड है, आप देखो हिमाचल में हमारे पास
हाई हिमालयस भी, ट्रांस हिमालयस भी है, मतलब ड्राई एरिया भी है, जैसे लाहौल स्पीति वाला एरिया सारा ड्राई है, लाहौल वाला एरिया यहाँ पे बर्फ पड़ी रहती है 12-12 महीने साल के। फिर उसके बाद हमारे पास लोअर हिमाचल है, जहाँ पे जो टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है, जैसे कि शिमला हो गया या डलहौजी हो गया, मनाली हो गया, ये एरियाज हो गए। और बिल्कुल सदर्न हिमाचल जो है ये शिवालिक से सारा, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है। तो इसलिए ज्योग्राफी में हम बहुत कम्प्रिहेंसिवली ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। इसमें हमारा ड्रेनेज सिस्टम हो गया, हिमाचल की जैसे जो 5 बड़ी नदियां हैं, चाहे वो रावी है, ब्यास है, सतलुज है, यमुना है या चिनाब है, इन सारे रिवर्स को, इनकी ट्रिब्यूटरीज को पढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी में बहुत कम्प्रिहेंसिवली करेंगे, राइट। तो यही स्टेट जीके का सारा पार्ट है। ऐसे ही पंजाब के लिए, अगर पंजाब के लिए हम पढ़ रहे हैं तो पंजाब के लिए भी सारी हम 23 डिस्ट्रिक्ट्स को पढ़ते हैं। इसमें जो जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट 5 आपकी जो 5 नदियां हैं, या हमारा माझा मालवा दोआबा 3 एरियाज है, ये कैसे डिवाइडेड है, तो ये सब कुछ हम ज्योग्राफी में। टाइप ऑफ सॉइल पढ़ते हैं, जैसे पंजाब इज ऑल्सो एग्रेरियन सोसाइटी, 85% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व एग्रीकल्चर में। तो क्या वो चीजें काम करती हैं पंजाब के लिए। पंजाब की हिस्ट्री में हम सारा सिखिज्म का रोल पढ़ते हैं, लाहौर किंगडम का रोल पढ़ते हैं। उससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी कुछ साइट्स हैं जो हम पंजाब में पाई जाती हैं, जैसे रोपड़ एक साइट है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। तो ये सारी चीजों को हम पढ़ते हैं, राइट। तो ये हमारा स्टेट जीके वाला पार्ट हो गया, बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, बच्चे इसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास लैंग्वेज। अब लैंग्वेज डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट के लिए एग्जाम दे रहे हो। अगर आप हिमाचल के लिए एग्जाम दे रहे हो देन हिंदी लैंग्वेज, अगर आप पंजाब के लिए दे रहे हो देन पंजाबी लैंग्वेज, जेएंडके के लिए भी आपकी हिंदी लैंग्वेज चलती है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है। तो इसमें लैंग्वेज के भी 10 से 12 क्वेश्चन जो है ये हर स्टेट जॉब के पेपर में पूछे जाते हैं, राइट। तो जैसे हिमाचल का जैसे पटवारी का एग्जाम है, या हमारा पुलिस का एग्जाम है, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, तो उसमें इंग्लिश तो आएगी आएगी, ये भी एक लैंग्वेज ही है, साथ में एक दूसरी लैंग्वेज भी पूछी जाएगी, ठीक है, जैसे हिंदी हो गई या पंजाबी हो गई। और लास्ट हमारे पास पोर्शन आता है जनरल अवेयरनेस का। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारे पास जनरल अवेयरनेस का, इसको हम करंट अफेयर्स भी बोल देते हैं, करंट अफेयर्स भी बोला जाता है इसको। अब करंट अफेयर्स बेसिकली क्या होता है, करंट अफेयर्स आर द करंट डेवलपमेंट्स। करंट मतलब जो भी चल रहा है, अफेयर मतलब कोई इवेंट हो गया, कोई इशू हो गया। तो आप किसी भी एग्जाम का सिलेबस देखो, उसके सिलेबस में लिखा होता है करंट इवेंट्स एंड इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। कोई भी हमारे नाम जो भी इश्यूज चल रहे हैं, इवेंट्स चल रहे हैं जिसकी कोई नेशनल इंपॉर्टेंस है या फिर कोई इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में इसमें बताया जाता है, ठीक है। अब करंट अफेयर्स का पढ़ने का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, न्यूज़पेपर। हम न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर से क्या है, हमारी दोस्ती नहीं हो पाती इतनी इजीली, क्योंकि न्यूज़पेपर एक टाइम के बाद, जैसे हमें नहीं आदत होती न्यूज़पेपर पढ़ने की शुरू से, तो थोड़ा सा हमें बोरिंग लगने लग जाता है न्यूज़पेपर पढ़ना। तो इसके लिए हमारी मैगजीन भी आती है एक डिवाइन करंट अफेयर्स के नाम से, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। तो वही कैटेगरीज में थोड़ा सा आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा कि कल को आप अगर तैयारी करो, करंट अफेयर पढ़ो, तो किन चीजों का आपको जो ध्यान है उसका रखना पड़ेगा, राइट। अब जैसे न्यूज़पेपर में मैंने आपको बताया, न्यूज़पेपर में 70 to 80% जो आपकी पॉलिटिकल न्यूज आती है, कुछ बहुत कम न्यूज है जो काम की न्यूज है। तो उन्हीं न्यूज को निकाल के और डिफरेंट सोर्सेज को फॉलो करके हम एक मैगजीन तैयार करते हैं डिवाइन करंट अफेयर्स के नाम से, ठीक है। उसमें हम डिफरेंट कैटेगरीज को हम डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। वो न्यूज उसमें डाली जाती है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम है, चाहे वो आपका कोई भी डिफेंस का भी एग्जाम है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम है। आप एचएएस के लिए भी अगर टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए करंट अफेयर्स भी है, उसमें से कवर हो जाएंगे। अब जैसे कैटेगरीज क्या होती है करंट अफेयर्स के लिए, सबसे पहले तो हो गई नेशनल न्यूज। कोई भी ऐसी न्यूज जिसकी कोई नेशनल इंपॉर्टेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम कुछ अचीव किया, ठीक है, या इंडिया में ही कोई ऐसी चीज है जो फर्स्ट टाइम हुई, या इंडिया की कोई बहुत बड़ी, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का सबसे बड़ा सोलर हाइब्रिड पार्क, मतलब सोलर प्लस विंड पार्क राजस्थान में बना, रिलायंस ने बनाया, ठीक है। तो वो कहां पे बना, इंडिया की फर्स्ट वाटर मेट्रो कहां पे चली, कोची में चली। तो ऐसी सारी चीजें, ये सारी चीजें क्या है, नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें होती है। फिर उसके बाद सेकंड हमारे पास आ जाता है इंटरनेशनल न्यूज। अब ये भी वैसी ही न्यूज है लेकिन जिसकी कुछ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अब इंटरनेशनली किसी और कंट्री ने कोई अचीवमेंट जो है वो हासिल कर ली, जैसे कि स्वीडन ने अपना फर्स्ट
अपना ये स्पेस स्टेशन में लॉन्चिंग व्हीकल जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया, स्वीडन ने फर्स्ट टाइम किया, या ईरान ने फर्स्ट टाइम अपना मिसाइल लॉन्च किया, ये न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल लॉन्च की, नूरी उसका नाम। तो ऐसी ऐसी कोई भी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज। अब इसमें अगर इंडिया ने किसी और कंट्री के साथ कोई रिलेशन बनाया, जैसे इंडिया का जो है सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दुबई में जा रहा है, तो दुबई के लिए सबसे बड़ा सोर्स क्या है? पैसा। इंडिया 70 to 80% जो मनी है वो इंडिया इन्वेस्ट कर रही है वहां की ग्रीन इकोनॉमी में। तो ये एक इंटरनेशनल न्यूज है, राइट। उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे हमारे कुछ इंडेक्सेस आते हैं जिसको हम रैंकिंग बोलते हैं, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स है या वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, इसमें पूरे वर्ल्ड की रैंकिंग्स की जाती है। तो इसमें हम देखते हैं टॉप किसने किया इस रैंकिंग में, और इंडिया का क्या रैंक रहा। जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक रहा, या फिर मान लो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, डेमोक्रेसी इंडेक्स है, क्लाइमेट चेंज इंडेक्स है, इसमें इंडिया का क्या रैंक रहा। ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड आता है बैंकिंग। अब बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली वो बच्चों के लिए जो बैंकिंग को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि बैंकिंग में क्या है, आए दिन हमें कोई ना कोई नई न्यूज देखने को मिलती है। जैसे आरबीआई है, अगर ये मॉनेटरी पॉलिसी चेंज कर रही है तो बैंक रेट चेंज हो रहा है, बैंक रेट चेंज होने की वजह से जो पूरा बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं, तो इसके रिलेटेड कोई न्यूज आती है। या बैंकिंग में जैसे अब आजकल जैसे गूगल पे है या फोन पे है या यूपीआईज है, इनके रिलेटेड न्यूज आती है। आरबीआई जो अपना नया इनोवेशन हब इंट्रोड्यूस किया, जिसमें जो भी मोबाइल बैंकिंग एक्सपीरियंसेस के रिलेटेड कोई भी अगर सॉफ्टवेयर बना रहा है तो उसको आरबीआई जो है वो फंड करेगी। तो ऐसे आरबीआई रिलेटेड न्यूज हो गई, तो इसको हम बैंकिंग की न्यूज बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इकोनॉमी की न्यूज। ये सेम कोई बिजनेस रिलेटेड न्यूज है, जैसे किसी कंट्री ने हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर दी तो इसके रिलेटेड कोई न्यूज आती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं अवार्ड्स। अवार्ड्स दिए जाते हैं, आपको पता है एवरी ईयर बहुत सारे, जैसे नोबेल प्राइज है या रेमन मैग्सेसे अवार्ड है, साहित्य अकेडमी अवार्ड्स है, इवन कुछ नेशनल अवार्ड्स होते हैं जैसे कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो उनको हमें स्पेशल फोकस करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गए अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट, कोई भी नया पर्सन किसी भी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे नियुक्त कर दिया गया, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नए अपॉइंट किए गए हैं या चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ अपॉइंट किए गए हैं, इनके ऊपर हमें ध्यान रखना होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंपॉर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट डेज जैसे कि हर दिन कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे कि अभी 21 जून को वर्ल्ड योगा डे था, ठीक है, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे था। तो ऐसे ये डेज के ऊपर हमें खास ध्यान रखना पड़ता है। स्पेशली बैंकिंग में ऐसी न्यूज बहुत पूछी जाती है, इवन बाकी जॉब्स में भी हर पेपर में आप देखो एक या दो क्वेश्चन ऐसे पूछे ही जाते हैं, 100% पूछे ही जाते हैं। जैसे भी पंजाब पटवारी का एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछा गया था, ये इसके ऊपर आया था क्वेश्चन वर्ल्ड योगा डे के ऊपर, कि वर्ल्ड योगा डे कब होता है, 21 जून को होता है। और उसी पेपर में वर्ल्ड एनवायरमेंट डे भी आया था 5 जून को। तो और इनकी थीम्स, राइट, इनकी थीम क्या होती है, हर साल जैसे डिफरेंट थीम होती है। और लास्ट हमारे पास कुछ न्यूज आती है स्टेट स्पेसिफिक, जैसे कि जैसे आप अगर हिमाचल की कोई न्यूज है, जैसे हिमाचल ने अभी इंट्रोड्यूस किया है संजीवनी व्हीकल्स। अब ये वो गाड़ियां हैं जो गांव गांव जाती हैं और जो भी एनिमल हस्बेंड्री, जैसे कि कोई लाइव स्टॉक है, कैटल है, उनको अगर कोई बीमारियां लग जाती है तो वेटरनरी डॉक्टर्स घर घर जाते हैं, इसको हम बोलते हैं संजीवनी व्हीकल्स। तो ये एक स्टेट ने लॉन्च किया है। तो ऐसे कोई भी स्टेट स्पेसिफिक न्यूज जो एक स्टेट की कंफाइंड होगी उसके ऊपर हमने स्पेशल फोकस रखना है। तो ये सारा का सारा जो पार्ट है ये हमारा किसका पार्ट है, जनरल अवेयरनेस का पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज विच न्यूज़पेपर इज बेस्ट फॉर बिगिनर्स। सो ये न्यूज़पेपर जो है बेसिकली दो न्यूज़पेपर हैं जो जिनको हमने फोकस करना है, या तो द हिंदू या तो इंडियन एक्सप्रेस। दोनों नहीं करने हैं, शुरू में मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि दोनों करें। इनमें से दो आप पढ़ के देखो, जिसके भी साथ आप कंफर्टेबल हो, जिसकी भी लैंग्वेज के साथ आप कंफर्टेबल हो, उसको आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, आइदर द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। ये दो बेस्ट न्यूज़पेपर्स हैं जहां से आपकी बहुत काम की न्यूज है वो निकल सकती है, और ये इवन आपके एक सोच बनाने में, एक ओपिनियन बनाने में, एक एनालिटिकल थिंकिंग जो है उसको डेवलप करने में आपकी बहुत हेल्प करते हैं ये दो न्यूज़पेपर। ओके जी, नवे इसके बाद चिराग सर जो है ही विल क्लियर ऑल योर डाउट्स, और इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी बैच के रिलेटेड या आपके बाकी बेसिक एजुकेशन के रिलेटेड वो आपके क्लियर कर देंगे, राइट। तो ये हमारे सारे सिलेबस थे जो हमने डिस्कस किया, ये सारे टॉपिक्स थे। अब ये जो टॉपिक्स हैं ये हर एग्जाम में टॉपिक्स पूछे, तो इसके अलावा अगर कोई टॉपिक होता है
तो वो पर्टिकुलरली उस पोस्ट के रिलेटेड अगर है तो पूछा जाता है। जैसे कि मान लो कोई अगर जेई का पेपर है, तो जेई सिविल का पेपर है तो उसमें सिविल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। या मान लो आपका जेई मैकेनिकल का पेपर है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कुछ पार्ट रहेगा। तो ये बेसिक चीजें जो हर पेपर में होती ही होती, राइट। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा चीज आएगी वो उस पर्टिकुलर पेपर में रहेगा, उस पर्टिकुलर टॉपिक में रहेगा, राइट। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा, पसंद आया। अब आपकी कोई भी डाउट्स है किसी भी एग्जाम के रिलेटेड, सो यू कैन आस्क। हाँ जी स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, तो आप पूछ सकते हैं। Yes, Sanya, definitely there is a provision of demo class. So यहाँ पे आपका पब्लिक चैट में चिराग सर हैज मेंशन्ड हिज नंबर, सो आफ्टर दिस सेशन यू कैन कॉन्टैक्ट हिम और वो आपके साथ जो भी डेमो है वो अरेंज कर देंगे। सो जीके बुक्स के लिए देयर आर वेरियस बुक्स इन द मार्केट, राइट। बहुत सारी डिफरेंट बुक्स हैं, जैसे कि तरुण गोयल की है, ल्यूसेंट है, बट वो बुक्स जो है बहुत ज्यादा डिटेल में है। उसमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो देखने को बहुत अच्छी लगती है लेकिन एग्जाम्स के लिए इतनी रेलिवेंट नहीं है। सो उन्हीं एग्जाम्स के लिए हमारी R&D टीम है, उन्होंने स्पेशली स्टडी मटेरियल तैयार किया है। ये जितने भी आपको सब्जेक्ट लिखे हुए दिख रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं इनके हमारे पास एक डिटेल्ड स्टडी मटेरियल रेडी है, बिल्कुल अप टू डेट। और जनरल अवेयरनेस जो है, करंट अफेयर्स जो इसके लिए एवरी मंथ जो है हमारी मैगजीन आती है डिवाइन करंट अफेयर्स के नाम से, राइट। सो स्टडी मटेरियल सारा आपको अपडेटेड मिलेगा यहाँ पे। लॉ एग्जाम्स के लिए आपका क्लैट यूजी का एग्जाम होता है, क्लैट पीजी का एग्जाम होता है, और बाकी आपका नीलेट का एग्जाम भी होता है। तो ट्वेल्थ के बाद आप क्लैट यूजी दे सकते हो। आप आफ्टर योर ग्रेजुएशन, अगर आप लॉ ग्रेजुएट हो तो आप जुडिशरी के एग्जाम्स दे सकते हो। एसआई एग्जाम इन चंडीगढ़ अभी इन नियर फ्यूचर अभी आउट नहीं हुआ है, लेकिन सिलेबस उसका सारा यही रहेगा। अभी एएसआई के एग्जाम जो है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का एग्जाम जो है ये आउट हुआ है, और उसके भी स्पेशल बैचेस हमारे चल रहे हैं, और ये सारी चीजें जो है सारे सब्जेक्ट्स उसमें कवर किए जाएंगे। विच एग्जाम इज एलिजिबल आफ्टर ट्वेल्थ? सो आफ्टर ट्वेल्थ जो है आप CHSL का एग्जाम दे सकते हो, SSC CHSL का कंबाइंड हायर, दिस कंबाइंड आपका हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम दे सकते हो। SSC MTS भी है। SSC MTS इज मल्टीटास्किंग स्टाफ की ग्रेड 4 की जॉब होती है। ये बेसिकली नॉट ट्वेल्थ, आप इवन 10th के बाद भी दे सकते हो MTS का। सो आफ्टर ट्वेल्थ जो है CHSL इज द बेस्ट एग्जाम। Yes, Chirag sir will take all your doubts relating this features of the batch. वो भी आपके सारे डाउट्स लेंगे आफ्टर मी, अभी ही ज्वाइन बैक। आपको इन एग्जाम्स के रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, इस सेशन के रिलेटेड, किसी सब्जेक्ट किसी पैटर्न के रिलेटेड डाउट है, यू कैन आस्क। So if you want to join Indian Navy after the mathematics, I'm really sorry. As far as officer line is concerned, so you need physics and mathematics in 12th. Ritika, some people say that there is no need to read newspaper. Then ask those people that how many exams they have cleared without reading the newspaper, which magazines instead.
सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जो न्यूज़पेपर है इट सॉल्व्स योर ड्यूअल पर्पसेस। एक तो आपको करंट अफेयर के बारे में पता लगेगा, द सेकंड वन इज आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी डेवलप होगी। एक बार जस्ट ट्राई, एक बार न्यूज़पेपर पढ़ने का ट्राई तो करो। So after graduating from any field, you can apply for law। जैसे कि लॉ का 3 ईयर लॉ का एग्जाम होता है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करती है 3 ईयर लॉ का। सो आफ्टर एनी ग्रेजुएशन यू कैन अप्लाई फॉर लॉ एग्जाम। नो, you need, Amisha, you need physics and maths both। आपकी जो नोटिफिकेशन होती है सीडीएस में, उसमें लिखा होता है देयर इज एन इंटरव्यू नायब तहसीलदार। यस, जो हिमाचल का नायब तहसीलदार है उसमें इंटरव्यू होता है, पंजाब के नायब तहसीलदार में इंटरव्यू नहीं होता। हिमाचल के नायब तहसीलदार में 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। एसएचओ जो है दैट इज नॉट अ रैंक। एसएचओ बेसिकली एक स्टेशन हेड ऑफिसर होता है, एक इंचार्ज होता है एक पुलिस स्टेशन का। एसएचओ एक मतलब ऐसे एक पुलिस में कोई रैंक नहीं है, एसएचओ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। एसएचओ कैन बी एएसआई और एसआई और इंस्पेक्टर। एसएचओ जो है वो इंस्पेक्टर भी हो सकता है, सब इंस्पेक्टर भी हो सकता है। तो एसएचओ के लिए अलग से कोई एग्जाम नहीं होता। एसएचओ एक एडिशनल चार्ज होता है जो किसी सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को दिया जाता है। Yes, students, any other doubt? No, it is not necessary. It is not at all necessary to have a Punjabi in graduation. The only necessary thing in Punjab is आपकी 10th में पंजाबी होनी चाहिए। पंजाबी आपको मेट्रिकुलेशन लेवल तक पढ़ी होनी चाहिए। नो मैटर आप पंजाब का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप पंजाब में किसी सिविल जज का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप पंजाब में पटवारी, नायब तहसीलदार, किसी क्लर्क का एग्जाम भी दे रहे हो, तो पंजाबी आपकी 10th में पढ़ी होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में पंजाबी हो, ऐसा कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। नव्या, okay, then I'll request Mr. Chirag to come in and conclude the session. Sir. थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत अच्छा रहा सेशंस एंड आई होप सब स्टूडेंट्स की क्वेरीज रिजॉल्व हो गई हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने अपना नंबर पब्लिक चैट में शेयर किया है, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। इट इज 7009699300 एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। हम इस तरीके के सेशंस करते रहेंगे और एंड विल बी शेयरिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन ऑल्सो। So thank you for joining and have a good day. Bye bye. Signing off.